Hello, everyone. Today we have a very, very special guest with us. A very hardworking person, a very brilliant person who has recently been selected in the Himachal Pradesh Naib Tehsildar examination, and her name is Bhavna Sharma. Welcome, Bhavna. आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में. थैंक यू सो मच सर। भावना जो है हम एक हमारे साथ भी काफ़ी लंबे समय से एसोसिएटेड रही हैं और जो उनका स्ट्रगल है वो फाइनली उनका रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ है। भावना, सबसे पहले तो एक बहुत ही क्लीशेड क्वेश्चन है, ये हर किसी सक्सेसफुल एस्पिरेंट से, खिलाड़ी से, हर किसी से पूछा जाता है। हाउ वाज द रिएक्शन, हाउ वाज द फीलिंग जब आपने देखा रिजल्ट को? सर एक्चुअली वन ऑफ माय एज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसी दिन लाइक लास्ट इंटरव्यू था, उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। सो इट वाज अ बिट सडन बट या आई वाज हैप्पी। और एज घर पे कोई नहीं था, देयर वाज माय ब्रदर ओनली एंड वी टू वर हियर, सो इट वाज ओवरवेलमिंग। इट वाज, और कैसा रिएक्शन था? आपके ब्रदर, जैसे आपने कहा साथ में ब्रदर हैं, अकेले आप दोनों थे, तो आपने बताया होगा उनको कि ऐसे हुआ है, तो हाउ वाज हिज रिएक्शन? ही वाज हैप्पी, ही वाज होपफुल कि हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उस दिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटरव्यू जब लास्ट इंटरव्यू था उसी दिन आ जाएगा, सो या ही वाज हैप्पी। एंड फैमिली फ्रेंड्स, ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो तो हमेशा से मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं हु आर लाइक कि अरे अरे होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो उनका कैसा रिएक्शन रहा? फीलिंग आपकी जैसे आपने कहा यू आर ओवरवेल्म्ड, तो अब वो जो फीलिंग है वो सिंक इन हो गई है, अब ऐसा थोड़ा सा लग गया है कि हाँ नाउ आई एम एन एंटी ऑफिसर? यस। ठीक है। भावना, तो एक एक करके कुछ सवालों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो यू, कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हम सबको बताइए कि आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और क्या आपका प्रिपरेशन का बैकग्राउंड रहा है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मंडी जिला से बिलोंग करती हूँ, बल एरिया में घर है मेरा। सर एकेडमिकली मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है। सर यहाँ पे आरईसी है सुंदरनगर में, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ से 2018 में। सर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। सर उसके लिए आई मूव्ड आउट टू शिमला as it was a bit difficult for me to prepare at home. So I joined a library there. And I made like 2-3 friends there, those who were preparing for the same examination. Yes sir, उसके बाद 19 में I would say कि मैंने full fledged एक तैयारी start करी। ओके। Yes. 19th में 2019 से आपने एक फुल फ्लेज जो है तैयारी आपने स्टार्ट की। तो जैसे भावना आपने कहा कि आपने सुंदरनगर अपने घर से मंडी को छोड़ करके आप शिमला आ रही हैं, वहाँ पे आप तैयारी कर रही हैं। तो कुछ डिफिकल्टीज ऑब्वियसली आती हैं जब आप घर पे तैयारी करते हैं। क्या क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कॉमन, जिसकी वजह से हिमाचल में बहुत सारे एस्पिरेंट्स रिमोट लोकेशन से निकल करके कभी चंडीगढ़ आते हैं, कभी शिमला आते हैं तैयारी करने के लिए, तो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट रहता है प्रिपरेशन के दौरान ऐसा सर करना? आई वुड से कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इस बार जो मैंने अटेम्प्ट दिया वो घर से ही दिया था। आई वाज एट होम ओनली। बस ये है कि फैमिली थोड़ी कोऑपरेटिव हो तो हो जाता है, लाइक दे डोंट गिव यू एनी वर्क टू डू, लाइक कोई हाउस होल्ड वर्क। तो आई वोंट से कितना डिफिकल्ट होता है घर पे भी प्रिपेयर करना। बट एज मेरी ग्रेजुएशन भी सिर्फ घर पे ही हुई थी, दैट्स व्हाई इट वाज माय डिसीजन सोली टू मूव आउट टू अ डिफरेंट लोकेशन एंड प्रिपेयर देयर। ओके। तो मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर शिमला नहीं जाएंगे या चंडीगढ़ नहीं या दिल्ली नहीं जाके तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप अगर मेहनत करेंगे घर पे भी, राइट, आप घर पे भी मेहनत करते हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं, राइट? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नो नो नो, मैंने वही कहा कि मतलब ये बात अगर सोचना कि अगर हम शिमला या चंडीगढ़ जाकर तैयारी नहीं करते हैं तो सिलेक्शन हमारा नहीं होगा, वहां जाना जरूरी है, तो ये कोई ऐसा रूल नहीं है। आप घर पे भी अगर मेहनत करें तो यू कैन गेट सिलेक्टेड। जी ओके। जी। ओके भावना, आपने प्रिपरेशन का बैकग्राउंड, आपने दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी की है या आपका फोकस एनटी के ऊपर ही था? सर मैंने पर्टिकुलरली तैयारी तो सिविल सर्विसेज के लिए ही करी थी। सर एनटी क्योंकि रिलेटेड एग्जाम था तो इसलिए ये भी दिया था साथ में। ठीक है। आपने 2019 से Yes. अपनी तैयारी फुल फ्लेज एकदम स्टार्ट की है और आपका सिलेक्शन हुआ है अब हम्म। जाके रिसेंटली। तो ये अक्सर होता है किसी भी आप ऐसे सिविल सर्विस या एचवीएस की या एचवीएनटी ऐसे एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जब तैयारी शुरू करते हैं उसके बाद 1-2 साल लगते हैं आपको अच्छी
तैयारी को के फ्लो में आने के लिए, फिर आपका रिजल्ट आता है, एग्जाम का साइकिल भी लगभग 1 साल तक चलता है। तो ये कई बार होता है कि इतने यस लंबे टाइम के दौरान बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपना हार्डवर्क कंटिन्यू नहीं रख पाते, मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं रख पाते, बीच में उनको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा, कैसे वो मेहनत आपने लगातार रखी? सर, आई वुड से जैसे 19 से ही मैंने जब तैयारी शुरू करी तो सर, फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले अलाइड मेंस दिया, व्हेरेन आई कुडंट गेट द सिलेक्शन जस्ट बाय 4 मार्क्स। आई कुडंट क्लियर द कट ऑफ बाय 4 मार्क्स सर। तो वो था कि हाँ, मैं रेक्टिफाई करूंगी कि क्या मेंस में कुछ कमियां रही। सर उस फिर कोरोना हैपेंड, एंड सर उसके बाद जैसे प्री हुआ एचएस का, और सर ये एनटी का हुआ, तो आई वुड से कि सर एक जो कांस्टेंट आई वुड से कंसिस्टेंसी है कि आपने करना ही है। आई थिंक दैट इज व्हाट केप्ट मी मोटिवेटेड। यस सर। ठीक है। इसके अलावा सर मैंने जो इंटरमीडिएट कुछ एग्जाम्स होते थे, लाइक माय फैमिली स्टार्टेड सेइंग मी कि आप जरूरी नहीं है यू नो गिव ओनली दीज क्लास 1 और क्लास 2 एग्जाम्स, आपने अगर क्लास 3 भी देना है सो यू गिव इट जस्ट फॉर द बैकअप। ओके, तो आप लगातार एग्जाम्स देते रहे, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि अगर एस्पिरेंट अगर किसी सिर्फ एक ही एग्जाम को लेकर के फोकस कर रहे हैं, उन्होंने सोचा हुआ है कि मुझे सिर्फ लेटेस्ट से एचएएस का ही एग्जाम देना है, मुझे कोई और एग्जाम नहीं देना है, तो क्या ये स्ट्रेटजी आपके हिसाब से ज्यादा बेटर है, या ये स्ट्रेटजी है कि ठीक है एचएएस फोकस रहेगा लेकिन बीच में जो एग्जाम आते रहे उससे आदमी टच में रहता है, ये ज्यादा बेटर है? सर आई वुड से क्योंकि एचएस वगैरह में अनसर्टेनिटी बहुत होती है, सो इट इज बेटर कि आप जो सिमिलर तरह के एग्जाम्स हैं वो भी दें साथ में। ठीक है, आप अलग अलग अपने आप को टच में रखें एग्जाम्स के साथ, राइट? तो वो ये एग्जाम में आपकी इतनी ब्रिलियंट सक्सेस है, यू हैव स्कोर्ड 16 रैंक, तो थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजी के बारे में तो ज़रूर पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहेंगे वो यही जानना चाहेंगे कि कैसे आपने तैयारी अपनी जो है वो की है। तो स्टेजेस वाइज चलते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स के लिए यस कोई स्पेसिफिक तैयारी आपने की, या आपका तैयारी मेंस प्रीलिम्स को दोनों को मिला करके ही चल रहा था? सर, इनिशियली क्योंकि मेरे प्री हुए थे पहले से, तो मैंने ये कॉम्पोजिट एक तैयारी रखी थी। जैसे मैं लाइक आई यूज्ड टू कवर हिंदी, इंग्लिश एंड अ लिटिल बिट ऑफ पोर्शन ऑफ दिस जीएस, क्योंकि सर मेरा एचएस मेंस भी था। तो इसमें जीएस के लिए स्पेसिफिकली कोई अलग से तैयारी नहीं करी, वो जो एचएस मेंस का वो सिलेबस था वो कोइंसाइड होता है, तो हम्म। वैसे करी। सर अगर फिर जैसे एग्जाम के एक दो महीने पहले सर फिर वो डेडिकेटली मैंने सिर्फ प्री के लिए दिया था। अब प्री में जैसे हिमाचल जीके, करंट अफेयर, और हिमाचल जीके में भी सर जो आपका दिस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, वो ज्यादा आई वुड से पोर्शन को कॉन्स्टिट्यूट करता है सर, उन पे ज्यादा फोकस किया। अपार्ट फ्रॉम जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटी, उनके लिए तो सर स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करी। आप अगर चाहें तो ना कुछ हमें स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप शेयर करना चाहें, जैसे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी यस के लिए सर। कौन सी बुक आपने फॉलो की? सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही जो सब करते हैं, सर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और सर हिस्ट्री क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी था तो वो फिर ओके। जैसे बानवे सर के नोट्स वगैरह वो पढ़े मैंने। इसके अलावा सर साइंस के लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए थे 9 to 12 क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं, उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, वैसे सेग्रीगेट करके कि बायोलॉजी अलग से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उस तरीके से। और सर इकोनॉमी के लिए मैंने श्री राम आईएएस की एक बुक आती है, वहां से करी थी। ओके। इसके अलावा सर करंट अफेयर आई वुड से उसके लिए मैंने जीके टुडे और हिंदू फॉलो किया। इसके अलावा हिमाचल के लिए सर गिरिराज आता है वीकली, हम्म, हफ्ते में एक बार आता है, उसको पढ़ा, और ट्रिब्यून। यस। ठीक है। तो इन सोर्सेज यस को आप जो है साथ में लेकर चल रहे थे, और आपको लगता है कि ये जो तैयारी आपने एचएस के लिए की उसने आपकी एचवीएनटी के अंदर भी काफी जो है यस मदद की है, राइट? यस। ठीक है। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग या किस तरीके से आपने उसकी प्रैक्टिस की, क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही? सर मेंस में आई वुड से क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश भी स्कोरिंग हम्म। होता है सर, और ऐसे भी, और सर जीएस का, हाँ मैं थोड़ा मतलब कि एज ए सेड कि 2 महीने पहले तो आंसर राइटिंग छोड़ दी थी, लेकिन क्योंकि मेंस थोड़ा डिले हो गया था टिल फेब, जो कि पहले दिसंबर में होना था, हम्म। सो सर आई गॉट अ बिट एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो सर हाँ, मैंने डेली में 3 से 4 क्वेश्चंस लिखती थी
GSK, wherein I followed this introduction, body and conclusion, I would say strategy, even in 4 marker questions, especially in NT. ओके। और जैसे हिंदी इंग्लिश के इसमें अलग से पेपर होते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे की आपने? कोई पर्टिकुलर आपने सोर्स फॉलो किया या कैसे? अ, ये सर मैंने हिंदी के लिए आई वुड से व्याकरण भारती करके एक छोटी-सी बुक होती है हिंदी की, सर वो फ़ॉलो करी। और सर एक तो ऐसे चैनल्स थे इसमें जो हिंदी के लिए स्पेसिफिकली हैं, उनको थोड़ा ब्रीफली वो देखा ताकि, क्योंकि हिंदी ऐसा है कि एज़ आई वाज़ कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो हिंदी थोड़ा हुँ। वो था, अ बिट डिफिकल्ट टू लर्न। लिखना और पढ़ना थोड़ा मुश्किल, यस। बोलना आता है हमें लेकिन लिखने पढ़ने में यस। दिक्कत हो जाती है। और सर इंग्लिश के लिए अरिहंत की एक बायलिंगुअल बुक आती है ग्रामर की, सर उसको वो किया। और सर जैसे हिंदी में इसमें गद्यांश, पद्यांश वो आता हुँ। है सर, तो इसमें मैंने जैसे उनको सेग्रीगेट किया इस तरीके से कि आपको शब्दार्थ में लिखने हैं, फिर आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, फिर विशेष। और सर इसमें जैसे आप अलंकार पढ़ते हैं, या आप गुण पढ़ते हैं सर, या जो रस वगैरह वो हुँ। उसमें उसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करी, so that it can stand out. तो ये जैसे यस आपने सर। इसके कोशिश अलावा करी है, ग्रामर से ग्रामर। हाँ, हाँ, जैसे आपने कोशिश करी तो मतलब यस। प्रैक्टिस से, बार-बार प्रैक्टिस आप लगातार कर रही हैं, उससे आपने इसको कोशिश किया। एब्सोल्युटली। कितने घंटे जी के सर। अराउंड एन ऑन एन एवरेज आपको लगता है आपकी जो डेली बेसिस पे आप पढ़ाई करते थे, तो कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई को लेकर? सर आई वुड से 7 to 8 आवर्स डेली। 7 टू 8 आवर्स डेली। और यस। ये करना बिल्कुल आसान नहीं होता है, मुझे पता है कि ऑब्वियसली आपको घर में अगर आप रहते हैं और भी आपको अलग-अलग काम होते हैं। अगर आप घर के बाहर शिमला या कहीं और जाते हैं, तो वहाँ भी आपको 10 काम होते हैं, अपनी सारा ख्याल अपने आप का खुद रखना होता है। और उसमें अपने ये इतने घंटे निकाल के आप तैयारी कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। यस। और ठीक है, ये तो बात हुई हमारी मेंस की, ये बात हुई हमारी प्रीलिम्स की। इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि इंटरव्यू किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं या कैसे हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। कोई बुक उसकी नहीं है कि ये बुक पढ़ लीजिए, इंटरव्यू में इस बुक से क्वेश्चन आएँगे। तो हाउ अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू की कैसे तैयारी हुई? सर इंटरव्यू की, क्योंकि ये रेवेन्यू से रेवेन्यू रिलेटेड एक पोस्ट है के बारे में पढ़ा सर। और अ, सर इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल होता है, जैसे कि एक वो रहता है कि नहीं, दे बी स्ट्रिक्ट एंड ऑल, बट दे वर वेरी कॉर्डियल। और रेवेन्यू से थोड़े क्वेश्चन पूछे, एंड दे इवन आस्क्ड कि अच्छा तो आप एचएस भी देंगे, फिर तो आप ये तो आप छोड़ देंगे। सो सर यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट देयर, एंड दे अप्रिशिएट इट इफ यू आर ऑनेस्ट। तो आपने स्पेसिफिकली क्या कहा? आपने क्या कहा अगर उन्होंने आपसे कहा कि आप एचएस भी देंगे, ये छोड़ देंगे? अगर आप बताना चाहें तो? सर वही मैंने कहा कि इसमें भी वी सी आफ्टर 90 comes Siddharth and STM, and even if I clear HS, so at some point in time I'll be reaching there. So even if I reach there at this point in time, I'll be more energetic, and I'll be putting more efforts there at my young age. So I ये said, बहुत एक अच्छा आंसर है, क्योंकि मैंने जैसे बहुत सारे लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आंसर है कि मैं नायब तहसीलदार भी हूँ, तो आगे जाकर के मैं उस सीनियर पोस्ट पे पहुंचूंगी। मैं अभी अगर पहुंच के ज़्यादा बेटर काम कर सकती हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा आपका आंसर रहा। इसके अलावा जैसे क्या आपने कुछ मतलब प्रैक्टिस भी करी इंटरव्यू की? yes sir. आपने कुछ मॉक्स भी दिए इसके लिए? ये सर एज मैं कहूँगी कि आपके फ्रेंड्स होते हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज आल्सो टेकिंग इंटरव्यू, तो हम आपस में वो एक इंटरव्यू इंटरव्यू सेशन रखते थे फॉर 30 और 40 मिनट्स। यस सर, तो इस तरीके से वो किया, और सर थोड़ा मिरर के सामने, सो दैट वो जो हेजिटेंसी होती है वो खत्म हो जाए, वैसे किया। और सर अपने भाई को बोला कि हाँ तू कुछ क्वेश्चंस पूछ रिगार्डिंग लाइक आप जहाँ से हैं डिस्ट्रिक्ट से। सर इस तरीके से वो फिर आई वुड से कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे कम इन, एंड आई ट्राई टू प्रैक्टिस दोस। तो आपको अगर ऐसी कुछ 3-4 चीज़ें हों जो कोई भी इंटरव्यू देने जा रहा हुआ कैंडिडेट है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिनका वो ध्यान रखें या जिनको वो तैयार करके इंटरव्यू के लिए जाएँ? सर आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल योर ड्रेसिंग जो आप पहन रहे हैं, यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन दैट। फॉर एग्जांपल आई वोर अ साड़ी, जस्ट बिकॉज़ आई एम कंफर्टेबल इन साड़ी आई कैन वेयर इट। सर इसके अलावा आई वुड से जैसे आप जिस रीजन से हैं उसके बारे में पढ़े, क्योंकि हिमाचल में वो पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आई कम फ्रॉम मंडी, तो उन्होंने मंडी से काफी क्वेश्चंस पूछे। इसके अलावा आपका जो बैकग्राउंड है, दे आस्क कि अच्छा ओके यू हैव डन बीटेक, देन व्हाई यू नो वेस्टेड अ गवर्नमेंट सीट,
इस तरीके से वो पूछते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या बोलना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वहाँ पे। एंड वो ये पूछते हैं कि अच्छा तो इज़न्ट देयर एनी अदर जॉब जिससे आप सर्व कर सकते हैं, व्हाई ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके अलावा आई वुड से सर थर्ड थिंग कि जैसे कि आप रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे कि हिमाचल में अगर लैंड रिकॉर्ड्स बनते हैं तो वो उनको क्या कहते हैं हम, या डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो सब उन्होंने पूछे। यस सर। प्लस ये है ओके। कि आपको रहना है वहाँ पे because they know they have interviewed so many people, they know when you are bluffing and when you are being honest. तो हमें उन उन लोगों के सामने बिल्कुल ऑनेस्ट और जो भी सच पिक्चर है वो देनी चाहिए, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली वेरी Yes, एक्सपीरियंस्ड पीपल। जो अगर आपने कुछ भी उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की या उनके सामने गलत पिक्चर डालने की कोशिश की तो वो तुरंत समझ जाएंगे। yes sir. ठीक है। तो आपने उन्होंने ज़रूर आपसे पूछा होगा कि आप क्यों मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में या इस गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहती हैं। तो क्या Yes आप sir. क्यों आना चाहती हैं? मैं दोबारा से वही सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो इतने सारे लोग आपको देखेंगे, आपको आइडलाइज करेंगे, उनकी क्या मोटिवेशन रहेगी और आपकी क्या मोटिवेशन रही इस एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए, इतने लंबे समय तक तैयारी करने के लिए। तो ये चीज़ से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज योर मोटिवेशन? व्हाई डिड यू वांट टू बी दिस ऑफिसर? सर इनिशियली मैं कहूँगी जो मैंने वहाँ पे भी आंसर किया, एज वी वर इन कॉलेज, सो सर वी यूज्ड टू विजिट फॉर एग्जांपल इन सुंदरनगर ओनली देयर वाज दिस वन slum area wherein people they used to send their kids to beg. फॉर एग्जांपल जो बस अड्डे होते थे या बसेस में वो चढ़ते थे, वेरी स्मॉल पीपल, स्मॉल किड्स 5 साल से भी छोटे, तो सर वहाँ जाते थे। प्लस उनको कुछ उनको बुक्स वगैरह गिफ्ट करनी या कुछ कपड़े वगैरह गिफ्ट करने। सिमिलरली सर यहाँ पे ही एक स्पेशल एबल्ड बच्चों का स्कूल है, और नीचे भंगरोटू में, हियर इन नेरचौक ओल्ड एज होम है। सर आई यूज्ड टू विजिट देयर। प्लस उन्होंने बोला कि अच्छा तो आप कुछ एनजीओ ज्वाइन कर लेते फिर, अगर उनकी हेल्प भी करनी थी। तो फिर मैंने ये कहा कि एनजीओ एज इन जो गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच का गैप तो जरूर फिल इन करते हैं, but so to say they don't have the authority rather to make policies for these people. So I thought ki if I'll be there, I'll be able to help them through policies, and this way I answered it. So they मतलब were एक होता है कि जिसके पास पावर है कुछ करने की, और एक होते हैं जो पावर होने के बावजूद अपनी तरफ से कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहते थे कि मेरे पास वो पावर भी आए और मेरा वो इंटेंट भी आपका है ऑब्वियसली कि आप लोगों की मदद करना चाहती हैं, तो आप उसके लिए वो काम करें, राइट? yeah. ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे। आपने जैसे कहा कि हिमाचल के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए भी, साथ में वो एचएएस को टारगेट करते हैं या वो एनटी को टारगेट करते हैं। लेकिन एक जो बहुत कॉमन क्वेरी होती है बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, वो ये होती है कि हिमाचल क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो सीट्स आती हैं इन एग्जाम्स के अंदर बहुत कम सीट्स रहती हैं अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो। और ये एक फैक्टर शायद बनता है डिमोटिवेशन का। स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे इतनी कम सीट्स हैं, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर वो तैयारी करते भी हैं तो उनके माइंड में ना पीछे स्केप्टिसिज्म होता है कि अरे हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी कम सीट है। तो ऐसा क्या आपको कभी फील हुआ? आपको ऐसा लगा कि नहीं बहुत कम सीट होती हैं? अगर ऐसा बच्चों को लगता है तो उन्हें कैसे डील करना चाहिए इस बात से? से आई वुड से कि ये तो होता है कि हाँ, जैसे कि इस बार इस बार हालाँकि कंपैरेटिवली सीट्स ठीक थी। बट हाँ, ये ज़रूर लगता है कि एज़ 60,000 65,000 पीपल आर फिलिंग इन जस्ट फॉर लाइक 4 टू 5 पोस्ट, वो तो रहता है एक। बट आई वुड से कि अगर आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम कर सकते हैं, प्लस उसके लिए आपको डेली आप अपने कुछ टारगेट्स बना के यू नो खुद में मोटिवेटेड रहना है कि नहीं, वी विल बी एबल टू रीच देयर। तो सर आई वुड से कि सीट्स का एसेट कुछ वो फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो भी अगर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ठान यस लिया सर। है कि मुझे अगर सर्विस में जाना है, मुझे लोगों की मदद करनी है और हार्डवर्क करने को तैयार हैं, तो टारगेट उनके माइंड में फिक्स रहना चाहिए। ये सीट्स भले कम हो, उनका सिलेक्शन इस साल नहीं तो अगले साल जरूर होगा, राइट? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब ये एक चीज ये भी होती है जैसे कि आपने कहा कि यू आर एन इंजीनियर एंड देन यू आर इनटू सर्विस, और अगेन आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आया होगा कि इंजीनियर बनने के बाद आप सीट क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो वहां भी आपने क्या कहा कि जो एजुकेशन आपने टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए है, यहाँ पर जो आपको काम करना है उसमें ह्यूमैनिटीज भी इन्वॉल्व है, तो उसे कैसे आपने रिकंसाइल किया? सर इसमें मैंने जैसे उन्होंने ऐसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा था,
आई गेव देम दोज लाइक जो हमने CSR का काम किया था ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज, इवन आफ्टर दैट। इसके अलावा ये कि जो थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है एज इन दिस इरा इज ऑफ डिजिटाइजेशन, तो वो जरूर हेल्प करेगी उसमें। जैसे कि मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया था कि इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जैसे अगर हम ही बुक मी पोर्टल या इस तरीके की जो दूसरे डिजिटाइजेशन के जितने भी एफर्ट्स हैं, उनमें आई वुड बी एबल टू अडेप्ट मोर इजीली having belonged to a technical background. ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये थोड़ा-सा बता दीजिए, आपने जैसे तैयारी की तो क्या आपने खुद अपने नोट्स बनाए वो स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ करके, या फिर आपने जो अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स आते हैं कंप्लीटली उन्हीं पे रिलाई किया? तो प्री के लिए आई वुड से एज सच तो नोट्स जैसे कि अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी के नोट्स बनाना आई वुड से वो एक अच्छी मतलब वो बात नहीं, आई वुड दैट वुड बी फुलिश टू डू। इसके अलावा हिस्ट्री भी स्पेक्ट्रम तो मतलब कि बुक इनफ है, आप उसी से पढ़ के उसी में हाईलाइट करके करेंगे। सिमिलरली से जैसे मैंने HPGK के लिए भी इवन इवन फॉर मेंस इतना वो नहीं किया। मेंस के लिए आई वुड से कि मैंने जरूर अलग से नोट्स बनाए थे GS 1 2 3 करके, वैसे हैंड रिटन नोट्स सर। ओके, तो हैंड रिटन नोट्स बनाए, तो उससे क्या फ़ायदा होता है अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो? वो कैसे आपको फ़ायदा करता है? अगर मैं सिर्फ़ किसी और के बनाए नोट्स पे या कोचिंग ने मुझे कुछ नोट्स दे दिए हैं, मैं उन्हीं पे रिलाई कर लूँ, तो ये अगर आप नोट्स कोई एस्पिरेंट बनाए, तो उसका क्या रीज़न होना चाहिए अगर वो बना रहा है तो? तो मुझे जो लगता है कि जो मेरे लिए वर्क करता था कि मैं जो चीज़ें खुद लिख रही हूँ कुछ पढ़ के या कुछ वैल्यू एडिशन भी कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में ज़्यादा रहती हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए मैं खुद से बनाती थी। बट आई वुड से कि कुछ लोगों के लिए मे बी अदर वे वर्क करता हो कि वो सिर्फ कहीं से पढ़ के वैसे हो जाता है। बट आई वुड से कि हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो ज़्यादा आपके लंबे समय तक आपके दिमाग में रहते हैं। ओके। एंड जैसे हिमाचल जीके, उसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में कि हिमाचल जीके कहाँ से कवर करें, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के सोर्सेज जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जो मार्केट में या ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। तो हिमाचल जीके आप बताइए थोड़ा सा कि कैसे कवर हो सकता है? सर हिमाचल जीके के लिए बलोखरा है, हालांकि आई नेवर रेड बलोखरा थॉरोली। सर एक जोगता की एक बुक आती है सर, उसमें ही मैंने बलोखरा से ऐड ऑन करके जो चीजें उसमें नहीं थी वो ऐड ऑन करके करी। सर इसके अलावा एज आई सेड कि इसमें हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट का काफी रोल रहता है इवन इन प्री और GS में भी जब हम मेंस में लिखते हैं सर वैसे हो जाता है। तो हिमाचल सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे को, बजट को कवर करने की कोई अलग स्ट्रैटेजी, कोई अलग तरीका है आपका, या कैसे किया आपने उसको कवर? सर अभी जैसे कि इवन इस साल का इकोनॉमिक सर्वे देखे देखे तो उन्होंने चैप्टर वाइज उसको बहुत ही ब्रीफली अच्छे से वो किया है सर। तो जैसे कि स्कीम्स होती हैं पर्टिकुलरली, आप स्कीम्स को कोट इन कर सकते हैं, या कोई फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए कुछ बजट वो हुआ था, यू कैन कोट दैट एज वेल। यस, स्कीम्स आई वुड से कि वो अगर आप अपने आंसर्स में पुट इन करते हैं तो वो काफी अच्छे मार्क्स फेच करवाती हैं। ओके। और आंसर राइटिंग, जैसे आपने कहा कि उससे आपके जो ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है, निखार आता है उसके अंदर। तो आंसर राइटिंग करने का क्या तरीका होना चाहिए, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर जैसे एनटी में तो ऐसा मैं क्योंकि मैंने कहा कि इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने तैयारी नहीं करी, एज मैं मेरा HS मेंस भी था। लेकिन सर वही कि आप अगर आप एक 4 मार्कर क्वेश्चन भी है, अगर आपको लगता है कि इसमें आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं 4 पॉइंटर बना के उसमें कर दूं, वैसे भी हो जाता है। इन लेट्स से यहाँ पे आई थिंक 6 मार्कर्स थे, फिर 10 मार्कर क्वेश्चन थे। इट वाज मोर लाइक दिस कि 4 मार्कर, 6 मार्कर और 10 मार्कर थे। तो उसमें सर 6 एंड 10 मार्केट में प्रॉपर जहाँ पे डायग्राम बन सकता है वहाँ पे डायग्राम बनाई सर, चाहे हिमाचल की या इंडिया की या इस तरीके से। और सर इंट्रोडक्शन एक बॉडी प्रॉपर आप बना रहे हो, उसमें आप एज आई सेड कि देयर वाज दिस वन क्वेश्चन जहाँ पे दिल्ली के इन एंड अराउंड पोल्यूशन का कुछ था। तो उसमें सर मैंने एक प्रॉपर फ्लो डायग्राम बनाया, उस तरीके से फिर उनको एक्सप्लेन किया। देन आई कि कैसे मतलब कि वो सिंक इन होता है, दिल्ली कम्स इन लाइक एरिया जहाँ पे आसपास के सभी स्टेट से वो दिस पॉल्यूशन कम। दिस डबल बॉर्निंग ये इट कम्स इन। तो वैसे करके सर आई थिंक कि डायग्राम आप बनाएं या फ्लो चार्ट्स बनाएं तो हेल्प करते हैं।
तो Yes, sir. अपने आंसर को थोड़ा ओरिजिनल, थोड़ा इनोवेटिव बनाने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। Yes, ओके। yes. तो ये तो इतनी सीरियस बातें हमने कर ली हैं पढ़ाई से जुड़ी हुई। कुछ हम इस इंटरव्यू को जैसे जैसे फाइनलाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, तो कुछ थोड़ी सी बातें हैं वो लाइटर नोट पे इसको ओवर करने की कोशिश करते हैं। भावना, आपसे, आपने जब इंटरव्यू की तैयारी की होगी, आपने ज़रूर ये भी सोचा होगा आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ Yes. पढ़ाई के अलावा, इतनी मेहनत करने के अलावा, ये लोगों की हेल्प करने के अलावा भी कुछ ऐसा काम होता होगा जो भावना अपने लिए करती होंगी, अपनी पर्सनल लाइफ में करती होंगी। ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहती हैं जो आपको पसंद है करना? Yes, sir. Hobbies, as I mentioned, though they didn't ask me any question from my hobbies. But yeah, I love to do dance that I do in my free time. इसके अलावा से मैं gardening करती हूँ. तो सर वो free time में that helps you to connect to nature. और सर थोड़े बहुत गाने सुनती हूँ. Yes, sir. म्यूजिक सुनते हैं, ओके। एंड भावना, अगर ये भी अगेन एक क्लीशेड क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सक्सेस है, क्रेडिट इसका बहुत ज्यादा आपके हार्डवर्क को जाता है, लेकिन इसके अलावा आप और किसको बहुत क्रेडिट देना चाहेंगी कि आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे कौन और लोग या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत मेजर रोल है? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स एज both of my parents they are not in government services but they made sure कि मैं या मेरे siblings जो हैं वो अच्छी education you know उनको लें. मिले। इसके अलावा अभी भी it's been 4 years and they were constantly supporting me कि नहीं you'll do it don't lose hope. सर उनको देना चाहूंगी. सेकेंडली सर जैसे कि आपके फ्रेंड्स होते हैं दोस्त हु आर इन द सेम प्रिपरेशन और वो आप चाहे उनके साथ जैसे कि अगर कुछ डिस्कशंस या डिबेट्स कर रहे हैं. आई वुड लाइक टू मेंशन वन ऑफ माय फ्रेंड अरुण कुमार वर्मा. He helped me a lot, especially during these mains preparation and even in interview preparation. So thirdly, I would like to take name of Advitap as I was quite regular in the sessions that you people used to conduct, be it current affair or these HPGK sessions. Yes, तो हाँ, especially जो हमने last में आपने. हमने Yes, भी जो सेशंस लिए, हमें हम भी देखते थे कि कमेंट सेक्शन में एक रेगुलर जो नेम रहता था वो भावना का रहता था। और मुझे ये yes, भी याद है, ये सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई आंसर हम बता रहे हैं और भावना का आंसर अलग आता था, कि हम कह रहे हैं कि आंसर ऑप्शन ए होगा, भावना का आंसर आता था ऑप्शन बी। एंड दिस रियली आल्सो मेड अस कंफ्यूज कि ये भावना भी कह रही है तो शायद, भावना भी कह रही है तो शायद सही होगा, इसको मैं डबल चेक कर लेता हूँ कि आंसर इसका ए है या बी है। तो दिस ऑल्सो यूज टू हैपन अ लॉट, नॉट ओनली विद मी, विद अदर टीचर्स ऑल्सो। तो ये एक, मुझे लगता है जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो सच में पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, एंड दे आर ऑल्सो ज्वाइनिंग ऑन यूट्यूब और इन कोर्सेज, और उनकी जो नॉलेज है वो खुद एक बार जो है टीचर्स अगर उसको डाउट नहीं करते, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भावना। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप इतने हमारे सेशंस में लगातार हमारे साथ जुड़ती भी रहीं। एंड हम, हमारे लिए भी मोटिवेशन का वो काम रहता था कि हमें पता था कि हमारे सेशन में कोई आए ना आए, भावना ज़रूर होंगी वहाँ पे। yes, sir. ठीक है भावना, अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू, एंड Thank you. आई ऑल्सो विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ नहीं रुकने वाली हैं, आप आगे भी बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करेंगी इस सर्विस के अंदर भी, अपनी लाइफ के अंदर भी। और लगातार जैसा आपका नेचर है, जैसा आप हमेशा लोगों की सर्विस में आप जुड़े रहना चाहती हैं, इसको आप लगातार मेंटेन रखेंगी। अगेन हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much, sir. एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, और हमें मदद करने के लिए कि हम स्टूडेंट्स को और बेटर गाइड कर पाएं आपके थ्रू फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस। My pleasure, sir. ओके भावना, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir.